चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। आ जाइए सारे। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और रिवीजन क्लास है। फटाफट आपको देखते जाना, समझते जाना, मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। एक आंख पर अभी भी थोड़ी सी सूजन है, ठीक है, इग्नोर करना इस चीज को आप। राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 में कितना था? 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। अब इस सवाल में आपको बताना है कि 2019 की जो हमारी 20वीं पशु गणना थी ना, कौन सी? 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना के अनुसार आपसे पूछा है, 20वीं पशु गणना के अनुसार आपसे पूछा है कि राजस्थान में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो 13.3 मिलियन से ऊपर गई है। कितनी ऊपर गई है ये आपको बताना है। 7.9 मिलियन तो ऑप्शन ही गलत हो गया और ये तो दुगना हो गया, तो इतना तो हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन आपके सामने है, इन दोनों में से एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4.41% की अगर आप वृद्धि करो उसके अंदर तो 13.9 मिलियन संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 13.9 मिलियन संख्या आ जाएगी, ठीक है। चलिए गोवंश की बात समझ में आ गई ना? 13.9 मिलियन। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि भैंस के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो ये भी सवाल आ सकता है। भैंस 13 मिलियन थी और 13.7 मिलियन हो गई। भैंस जो है ना, भैंस 13 मिलियन थी, पूरी कितनी थी? 13 मिलियन। और ये कब थी? 2012 के अंदर। अब 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना हुई। इस पशु गणना के अंदर भैंस कितनी होगी? 13.7 मिलियन। 13.7 मिलियन। ये भैंसों के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका भी याद रखना, यहाँ पे सवाल आ सकता है। 5.53%, 5.53% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भैंसों के संबंध में याद रख लेना। चलो, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार धोरा क्लासेस पर। निम्नलिखित में से असत्य कथन को अलग कीजिए। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। राजस्थान के पशु मेले, पशु मेले, ये बी पार्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। राजस्थान के पशु मेले, ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। बताओ इसके अंदर कौन सा असत्य है? जो कथन आपको गलत लग रहा है उसको छांटना, उसका चयन करना, ठीक है। बाकी क्या लिख रहे हो? राम राम सा सर जी, राम राम सा, राधे राधे, राधे राधे, स्वागत है आप सबका। किरण, राजस्थानी, पंकज, रतन, सुनील, नित्या, आप सबका स्वागत है। जितने भी साथी इस सेशन के अंदर आप शामिल हुए हो। चंद्रभागा पशु मेला गलत हो जाएगा सर, ये झालावाड़ में लगता है। बाड़मेर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे जी? झालावाड़ कर देंगे। बाकी सारे आपको क्या करना है? याद रखना है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में, नागौरी नस्ल के लिए फेमस है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर लगता है। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे। और ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑप्शन हम कर देंगे यहाँ पे 4 इसका, ठीक है। झालावाड़। काउंट कर लेना आपके कितने सही हो रहे हैं। मैं टोटल आपको कितने क्वेश्चन करवाऊंगा? टोटल में आपको करवाऊंगा 40 क्वेश्चन। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कंप्लीट क्या है आपके लिए? एक मॉडल पेपर है, ठीक है, कंप्लीट। निम्नलिखित में से राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन है? ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी। सबसे ज्यादा संख्या में पूछा है, ठीक है, स्थान नहीं पूछा है। स्थान नहीं पूछा है। स्थान में भेड़, बकरी और गधा हो जाएगा। सॉरी, बकरी, ऊंट और गधा हो जाएगा पहले स्थान पर। यहां पर क्या करोगे जी? बकरी कर दोगे, ठीक ऑप्शन है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 4। अब मुझे ये बताओ कि जो बकरी है ये 2012 में कितनी थी, 2019 में कितनी थी? आपको ये आंकड़े एकदम सीधा याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम सीधा आपकी जबान पे होने चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल डेफिनेटली बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2167 मिलियन से 20.84 मिलियन।
2012 की जो गणना हुई थी उसमें 21.67 मिलियन बकरियां थी। 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई उसके अंदर 20.84 मिलियन बकरियां रही है। सीधा सीधा क्या हुआ, 3.81% की कमी हुई है। ठीक है, कमी कितनी हुई है, 3.81% की क्या हुई है, कमी हुई है। ये बकरी के बारे में आंकड़े आपको याद रख लेना है। ठीक है, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग पूनम, मुंशी, पंकज। चलो जी आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, सवाल आपसे पूछा कि भारत की सबसे ऊंची टोलेस्ट आपसे सिर्फ पूछा, भेड़ पूछा है, कौन सी हो जाएगी। दिया है नेलोर, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी और मालपुरी। इनमें से सबसे हाइट वाली भेड़, एक बार सेशन को जरूर आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, बताओ। नित्या राठौड़, यूवी सर की क्लास क्यों नहीं आती। यूवी सर नहीं है, अभी गांव गए हुए हैं यूवी सर। सर नमस्ते, नमस्ते जी, स्वागत है। ऑप्शन क्या करोगे जी। नेलोर सही है जी, नेलोर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही है। आंध्र प्रदेश की नस्ल है नेलोर। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, नेलोर एक जिला है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना यहां से ऑप्शन क्या करोगे, एक कर दोगे। एक बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जी। अगला सवाल आ गया, फटाफट बताओ, मैं कमेंट देख लेता हूं इतनी देर में आप लोगों के। हाय सर जी, हाय, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, आप सबका स्वागत है। उत्तर बताओ जल्दी। कभी कभी आती है क्लास, कैसे कभी कभी आती है, 42 क्लासें हो गई चाचा जी। इससे पहले 3-4 दिन से मैं अब्सेंट हूं। आपको थोड़ा दिख रहा होगा मेरी एक आंख जो है ना उस पर अभी भी सूजन है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया 3-4 दिन आपकी कंटिन्यू। ठीक है, राधे कृष्णा सर, रिंकू, राधे कृष्णा, स्वागत है। यस सर की क्लास कब आएगी। आज यस सर शादी में गए हुए हैं। ठीक है, बारात में गए हुए हैं जिमन खाने के लिए। ठीक है, आई एम आगी सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। सवाल क्या पूछा, चरणोत्थर के नाम से कौन सी भेद नहीं है बल्कि भेड़ है, कौन सी भेड़ को जाना जाता है, मालपुरी, सोनाड़ी, गड्डी या जैसलमेरी। चरणोत्तर का सवाल बहुत बार आया परीक्षा में। गिर गाय की तरह दिखती है ये, ऑप्शन क्या करोगे, सोनाड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐसी आपकी क्या है, भेड़ की नस्ल है जो गिर गाय की तरह दिखती है। ठीक है, गिर गाय की, गिर गाय की तरह दिखती है। ठीक है, चरणोत्तर सोनाड़ी याद रखना आपको। अगला सवाल देखिए जल्दी। चरणोत्तर ज्यादा उदयपुर क्षेत्र में है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। टेस्ट का रिजल्ट कब शो होगा, तुरंत ही शो होगा। देखो दिखा नहीं रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है तो फिर स्क्रीन उसकी पिक्चर लेके फोटो लेकर भेज देना आप हेल्पलाइन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे भेज देना, वहां पे देख लेंगे। राज्य में सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है, इसके बारे में हमने बात कर ली कि सर्वाधिक पशुधन जो है वो हमारा क्या हो जाएगी जी, बकरी हो जाएगा। इसका तो कर दिया होगा ऑप्शन 2 बकरी, ये तो आ गया था सवाल। तो आगे बढ़ो फिर। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल बताओ, सबसे ज्यादा क्या देती है दूध, जमुनापुरी, बारबरी, जखराना या बिट्टल। आपको पता होना चाहिए कि ये बारबरी जो नस्ल है ना, इसके दूध में क्या होती है, सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत तक, 5% तक वसा पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। यहां तो आपसे दूध का पूछा है कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। जमुनापुरी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। यानी ऑप्शन क्या कर देंगे, 2 से 3 लीटर ये दूध देती है प्रतिदिन। कितना दूध देती है, 2 से 3 लीटर। ठीक है, प्रतिदिन। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। फिर देखिए, राजस्थान में कामधेनु गाय कौन सी नस्ल को कहते हैं, कामधेनु गाय। ठीक है, गाय को कामधेनु बोलते हैं। तो राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल को बोला जाता है, ये आपका सवाल है। उत्पत्ति हुई है बीकानेर लूणकरण सर से, उत्पत्ति बता देता हूं। ठीक है, उत्पत्ति कहां से हुई, बीकानेर
लूणकरण सर, लूणकरण सर क्षेत्र से हुई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कामधेनु। ये आपकी राठी नस्ल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राठी नस्ल कह रहे हो ना, तो एकदम सही है। ठीक है, राधे राधे। चलो जी आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, पूछा है भारत की सबसे अच्छी दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? दूध उत्पादन के मामले में भारत की ऐसी नस्ल जो सर्वाधिक क्या करती है? दूध का उत्पादन करती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन। दिल्ली बफेलो जिसको बोलते हैं, कुंडी भी बोलते हैं, मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी? मुर्रा। ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। ये राजस्थान के अलवर जयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अलवर जयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर से पूछा क्या है, ये अलग सवाल आ गया है और ये आ गया है आपका पशु प्रजनन से। वीर्य को संरक्षित रखने के लिए उसे तरल नत्रजन में रखा जाता है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरा होता है। इसका तापमान कितना होता है? टेम्परेचर आपको बताना है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है? कितने डिग्री सेल्सियस होता है? पूनम, मुंशी विनोद, किरण, डॉक्टर ऑफ सरपंच, सत्यवान। चलो जी, बिश्नोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कर दो सर। -196 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब ये आपका कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, तो कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए क्या की जाती है? थॉइंग की जाती है। ठीक है, यानी थॉइंग विधि के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवाते समय जो इसका टेम्परेचर है वो 37 से 39 डिग्री पर लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ही उसको जो छड़ होती है कृत्रिम गर्भाधान की उसमें भरा जाता है। ठीक है, चलो जी, डी बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल सही है। फिर आपका सवाल है कि अधिकतर पशुओं के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? पशुओं का जो वीर्य होता है, अधिकांश जो पशुओं का वीर्य होता है उनका पीएच मान कितना होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, ये भी आपको साथ में देख लेना है। बताइए, अधिकतर जो पशु होते हैं ना, उनके वीर्य का पीएच मान होता है बिल्कुल अम्लीय होता है, 6.8 अम्लीय होता है। ये अधिकांश पशुओं की बात हम कर रहे हैं। घोड़ा, मुर्गा और सुअर का 7.4 होता है। 7.4 घोड़ा, मुर्गा और सुअर, इनका जो है, इनका 7.4 क्षारीय होता है, बाकी का 6.8 क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना, यहां से एक सवाल और बनता है कि पशुओं के वीर्य के पीएच मान को नियमित कौन करता है? पीएच मान को नियमित कौन करता है? तो नियमित करता है सिट्रेट साल्ट। सिट्रेट साल्ट जो होता है, ये पशुओं के वीर्य के पीएच मान को नियमित बनाता है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए, दूध में जल की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? दूध के अंदर जो जल होता है वो कितने प्रतिशत तक होता है? दूध में, और एक कभी कभी रक्त में पूछ लेता है कि रक्त में कितने प्रतिशत होता है। रक्त में होता है 82%। 82% किसमें होता है? रक्त में होता है। तो दूध में कितना होता है? 87 होता है। 87 दूध के अंदर क्या होता है? जल होता है। 87% जल होता है दूध के अंदर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। पूछा है आपसे, घोड़ी को प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता होती है? घोड़ी या घोड़े को पानी की कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन? अगर लीटर में बात करें तो कितने लीटर होगी? ठीक है, वेरी गुड। देखिए 35 से 40 लीटर जो है घोड़े को पानी की आवश्यकता होती है। 30 से 35 लीटर भेड़ और गाय, भेड़ और गोवंश को पानी की मात्रा
चाहिए। 4 से 6 लीटर की बात करें तो भेड़ बकरी को पानी की आवश्यकता होती है। 250 मिलीलीटर की बात करें तो मुर्गी को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथ। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। बताइए, सवाल आ गया है। कोमल, राजस्थानी गुड़िया, सत्यवान, अनीता, विक्रम। चलो देखो क्या पूछा है, उपापचयी जल की मात्रा कुल खाए हुए पोषक तत्वों की कितनी प्रतिशत होती है। उपापचयी जो जल की मात्रा होती है उसका पूछा है कि कुल खाए हुए की कितनी प्रतिशत मात्रा उपापचयी जल की होती है। जो कुल खाया हुआ होता है उसके अंदर तो कितनी होती है, 5 से लेकर 10% होती है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर 3 ऑप्शन आ रहा है तो सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा है सूखे चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पूछी। सूखा चारा जो होता है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। शुष्क पदार्थ लगभग कितने प्रतिशत तक होता है सूखे चारे के अंदर। ऑप्शन क्या कर दोगे, बिल्कुल 80 to 90%, 80 to 90%। जैसे हे हो गया, ठीक है, हे के अंदर 80 to 90% क्या होगा, शुष्क पदार्थ होगा। तो 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछा है आपसे कि फलीदार हे में कौन शामिल नहीं होता है। फलीदार हे के अंदर, ठीक है, एक नॉर्मल है और एक फलीदार है, तो फलीदार हे का बताना है। फलीदार हे के अंदर कौन सा शामिल नहीं होता है। वेरी गुड, देखो ध्यान से पढ़ोगे ना, रिजगा, फलीदार चना, फलीदार गंवार, फलीदार घास क्या होता है, घास तो फलीदार नहीं होता है, घास तो घास होता है, घास की फली नहीं होती। तो ऑप्शन क्या करेंगे, 4 कर देंगे, बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। फिर देखो सवाल पूछा है, एक पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से जवाब देना है कि एक पशु को 24 घंटे में जो भी खाने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग चिंकू प्रिंस, चिक्कू आ गया, चिक्कू प्रिंस, दशरथ, हिनल जाटनी, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। इसका बताइए, एक पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो कहते हैं आहार, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व या संतुलित आहार। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। मुझे पता था कि गलत करोगे ही करोगे। आहार कहते हैं उसको, भाई खाने के अंदर जो भी दिया जाता है वो आहार होता है, ठीक है, खाने के लिए जो भी दिया जाता है उसको आहार बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं सही अनुपात में विद्यमान होते हैं कहलाता है। ये बड़ा अच्छा सवाल फिर से आपके लिए। अब जरा दिमाग लगाओ कि क्या होगा इसका, बताओ क्या करोगे इसका। देखो दिया गया ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं सही अनुपात में विद्यमान होते हैं उसको हम संतुलित आहार कह सकते हैं। ऑप्शन क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका आहार सही था, ठीक है। फिर देखो सवाल आया, प्रतिदिन लगभग कितने घंटे के अंतराल के बाद पशुओं को खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे। देखो पशुओं को अगर ज्यादा खिला दोगे तो उनकी पाचन क्रिया है उसके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। अगर कम खिलाओगे तो उनकी उत्पादन क्षमता यानी दूध पर असर पड़ेगा। तो कितने घंटे के बाद में एक पशु को खिलाना चाहिए ताकि उसकी पाचन क्रिया एकदम तंदुरुस्त रहे, सही रहे, बताइए। अजय बासनीवाल, क्या ऑप्शन हो जाएगा, 10 घंटे बाद, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे 2, यानी 10 घंटे बाद में जो है उसको खाने के लिए दिया जाना चाहिए, हर 10 घंटे से उसका पेट भर देना चाहिए, ठीक है। चलो फिर देखो, आहार तो दिन में 2 बार ही दिया जाता है 10 घंटे से। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है। भाई मीठी साइलेज जो बनती है उसमें कौन से अम्ल की मात्रा होगी, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। एक बार सेशन को सारे साथी लाइक और शेयर कर दो भाई, ठीक है, ताकि सबको पता चले क्लास अपनी वापस शुरू हो गई है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं है कि 3-4 दिन से मैं आज ही क्लास में आया हूं, तो इस वजह से, है ना।
चलो फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारी 41 क्लासें तो एकदम कंटिन्यू हुई थी और मैंने बोल दिया, पता नहीं उस बोलने के पीछे नजर लग गई क्या। मैंने बोला था कि देखो हमारी क्लासें लगातार चल रही है, तो ऑप्शन क्या करेंगे, एक कर देंगे। ठीक है, एक बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे ध्यान रखो, लैक्टिक अम्ल से ही साइलेज मीठी बनती है। फिर देखो सवाल क्या है, बधियाकरण के बारे में गलत कथन को छांटना है। कथन आपके सामने है चारों, एक कथन को छांटना है। फटाफट छांटो और बताओ कि कौन सा कथन बधियाकरण के बारे में आपको गलत लग रहा है। ममता, कोमल, बंसी, दिनेश, रतनलाल, चीकू, ड्रीम। चलो जी चलो, ठीक है। हाँ, लैक्टिक अम्ल उसका सही हो जाएगा। बधियाकरण के बारे में गलत कथन को छांटना। पहला कथन है इससे उत्तम किस्म का बेल तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इससे जानवर सीधा साधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। इससे देसी नस्ल की संतानोत्पत्ति की जा सकती है। अगर बधियाकरण हो जाएगा तो संतानोत्पत्ति होगी नहीं। इससे अन्य जानवरों के साथ रखना आसान हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा असत्य है, गलत है, क्योंकि संतानोत्पत्ति रुक जाएगी जब बधियाकरण हो जाएगा। देखो गलत कर रहे हो, है ना, तुक्केबाजी चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। साइलो कितने प्रकार के होते हैं, साइलो के प्रकार बताने हैं। गुरुजी तुक्को लगा सका के, तुक्को लगा सको लेकिन सोच समझ कर लगाना है। ठीक है, चलो इसका क्या हो जाएगा, साइलो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 लिखा है क्या किसी ने? बिल्कुल, देखो सही क्या हो जाएगा, एक तो होता है टावर साइलो। ठीक है, टावर साइलो, इसको बुर्ज साइलो भी बोला जाता है। लंबा ऊंचा होता है ना, इसलिए इसको बुर्ज साइलो भी बोला जाता है। एक होता है खाई साइलो, एक होता है पिट साइलो, इसमें गड्ढा होता है, गर्त बना के, गरत बना के। ठीक है, क्लास में हूं। हाँ, तीनों बातें याद रख लेना। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से स्वास्थ्य अच्छे से मतलब स्वस्थ पशु की पहचान क्या है, ये पूछा सवाल। इनमें से स्वस्थ पशु की पहचान नहीं है, क्या पूछा है, नहीं का पूछा है। बताओ, स्वस्थ पशु और बीमार पशुओं की पहचान का एक सेशन आया था अपना, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। स्वस्थ पशु और बीमार पशु की कैसे पहचान होती है, देख लेना, क्योंकि एक सवाल वहां से बनेगा। ठीक है, तो यहां बताओ क्या होगा। सर जी मैंने आपका कोर्स लिया था, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, मेरे 99% क्वेश्चन सही आ रहे हैं। मेहनत करते रहो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसने भी कोर्स लिया है अच्छी तैयारी करते रहो। गुरुजी एक दिन आप कह रहे थे पशु परिचय की तैयारी छोड़ दो, ये भर्ती नहीं आएगी। उस वीडियो को देख तो लो पहले, वो सवाल आपके ऐसे ही आ रहे थे, क्या करे क्या नहीं करे, उसको लेकर एक बार देख लो। ठीक है, स्वस्थ पशु रेवड़ के साथ में रहता है, ये क्या है, सही है। स्वस्थ पशु ध्वनि के प्रति संवेदनशील रहता है, ये भी सही है। स्वस्थ पशु की त्वचा सख्त रहती है, ये कथन गलत है। स्वस्थ पशु की त्वचा लचीली रहती है, लचीली रहती है, सॉफ्ट रहती है, कोमल रहती है। और यहाँ पे हमारा जो कथन है ये 3 वाला गलत है, और यही हमें छांटना है कि ये पहचान नहीं है। तो ऑप्शन क्या कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, क्लासें हो रही है, कौन कह रहा नहीं हो रही, आज भी तो हुई थी। यदि पशु के नासारंध्र नम रहते हैं तो इसका क्या मतलब है, पशु के अगर नासारंध्र नम रहते हैं, आपको पशु की अगर पहचान आती है, स्वस्थ पशु की पहचान, बीमार पशु की पहचान, तो आप इसका उत्तर दे पाओगे कि पशु के नासारंध्र नम रहते हैं
तो इसका मतलब क्या निकालोगे आप? नम रहने से क्या हो सकता है? पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पशु बीमार है, पशु थोड़ा बीमार है, पशु पाले में है। मैं देखूंगा इसका उत्तर। यस सर की क्लास बंद क्यों कर दी? यस सर की क्लास शादी में गए हुए हैं। यस सर, कल आएंगे। चलो जी आगे बताओ। ओके, इसका क्या कर देंगे? पशु बिल्कुल क्या है? स्वस्थ है, यानी ऑप्शन क्या करेंगे? एक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अगला सवाल देखिए, बकरी की प्रति मिनट नाड़ी गति सामान्यतः कितनी होती है? बकरी की पूछिए भाई, बकरी की नाड़ी गति सामान्यतः कितनी होती है? नाड़ी गति, नाड़ी गति, श्वसन गति, दोनों पर सवाल आ सकता है। और तापमान, तापमान पर भी सवाल आ सकता है। ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल देखो, ऑप्शन कह रहे हो 3 की 70 से 80 बार प्रति मिनट, तो सही है। ठीक है, और जो भेड़ बकरी होती है, इनकी पिछली टांग जो होती है, पिछली टांग, पिछली टांग के अंदर फेमोरल धमनी होती है। क्या होती है? फेमोरल धमनी होती है। फेमोरल धमनी से नाड़ी गति मापी जाती है। ठीक है, नाड़ी गति मापी जाती है, मापी जाती है। ये याद रखना, यहां से सवाल बन जाएगा कि भेड़ और बकरी में नाड़ी गति किस अंग से मापी जाती है? तो पिछली टांग के अंदर एक फेमोरल धमनी होती है, और फेमोरल धमनी से क्या होता है? नाड़ी गति को मापा जाता है। ठीक है, चलो जी आगे देखो। अगला सवाल, महिष वंशीय जानवरों में, महिष यानी भैंस, महिष, महिषासुर, महिष भैंस। ठीक है, अब महिष पर सवार कौन होता है? यमराज होता है। भैंसे पर होता है ना, तो महिष पर सवार होता है। महिष वंशीय जानवरों में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? ये आपको बताना है। जय भीम सर, जय भीम, स्वागत है, आ जाओ। चलो जी बताओ, इसका क्या करोगे? देखो 20 से 25 तो गोवंश की होती है। ठीक है, गोवंश की होती है। 16 से 18 महिष की होती है। ऑप्शन क्या कर देंगे? तो 12 से 20 भी आपको दिया है। 12 से 20 किसकी होती है? बकरी और भेड़ की होती है, बकरी भेड़ की। ठीक है, बकरी व भेड़, बकरी व भेड़ की नाड़ी गति होती है। ठीक है, और ऊंट में सबसे कम नाड़ी गति रहती है। सॉरी, श्वसन गति पूछ रहा है। ऊंट में सबसे कम 5 से 7 बार प्रति मिनट। ठीक है, श्वसन गति याद रख लेना। ये बकरी और भेड़ में 12 से 20 प्रति मिनट, महिष या भैंस वंश में 16 से 18 प्रति मिनट, गोवंश में 20 से 25 श्वसन प्रति मिनट, ऊंट में 5 से 7 श्वसन प्रति मिनट। ये याद रख लेना। ठीक है सर, यमलोक से प्रणाम फेंकूं। वर्मी कंपोस्ट खाद में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर लिखो। यमलोक कौन पहुंच गया भाई? इतना तेज कौन है? इसका लिखिए अनबॉक्सिंग, राजकुमार, ममता, डॉटर ऑफ सरपंच, झिलमिल। चलो जी बताइए, बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या करेंगे? देखो, वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, फिर पोटास, पोटास भी पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑप्शन कर देंगे 4, यानी 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो अगला सवाल क्या पूछा है कि वर्मी कंपोस्ट खाद में पोटास की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है? पोटास की मात्रा पूछ लेगा वर्मी कंपोस्ट के अंदर की मात्रा बताओ, तो क्या बताओगे?
2.5 से 3% क्या पाया जाता है इसके अंदर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। और 1.5 से 2% तक क्या होता है जी? इसके अंदर होता है पोटास। सही उत्तर क्या करेंगे? सही उत्तर कर देंगे 1.5 से 2% वाला, यानी ऑप्शन 2 ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन 2.5 से 3% तक पाया जाता है। फिर पोटास सल्फर का पूछे या फास्फोरस का पूछे? पोटास, सल्फर, फास्फोरस, लिख लो भले ही। पोटास, सल्फर और फास्फोरस। फास्फोरस, इन तीनों की मात्रा जो है अलग अलग 1.5 से 2% तक पाई जाती है। ठीक है, चलो जी चलो। वर्मी कंपोस्ट खाद में गोबर खाद की तुलना में कितने गुना अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? एक तो वर्मी कंपोस्ट खाद होगी, एक सीधा गोबर खाद होगी। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितने गुना तक अधिक पाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट में आपसे पूछा है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जी बिल्कुल 5 गुना तक। 5 गुना अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और फास्फोरस 8 गुना। ठीक है, फास्फोरस जो होता है वो 8 गुना तक अधिक पाया जाता है। 11 गुना अधिक पोटास। पोटास और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 3 गुना अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको वर्मी कंपोस्ट खाद में पोषक तत्वों के बारे में याद रखना है। फिर दिया वर्मी कंपोस्ट खाद में मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं, इसका गुण है, इसका क्या कारण होता है? भाई वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसपे मक्खी और मच्छर नहीं बैठते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा गुण है इस खाद का। तो इसका आपसे पूछा है कि क्या कारण है, कारण बताना है, बताइए। पहला देखो ऑप्शन, वर्मी कंपोस्ट खाद में बदबू नहीं होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद में रासायनिक पदार्थ होते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद में साइनाइड रहता है तो जहर होता है, रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक होती है खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद में मक्खी मच्छर मारने की दवा मिलाते हैं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कि इस खाद में बदबू नहीं आती है, ये खाद बदबू रहित होती है, बदबू रहित होने की वजह से मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या करेंगे हम? ऑप्शन हमारा कर देंगे इसके अंदर एक वाला। ठीक है, एक वाला। अब देखो ये सवाल गलत कर रहे हो ना, तो प्यारे बच्चों तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी जो है वो बढ़िया नहीं चल रही है, गाड़ी जो है आपकी डगमगा रही है। ठीक है, इसको ठीक करो। इसको ठीक करो, क्योंकि अगर इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर कैसी तैयारी होगी? सब्जी की फसलों के अंदर प्रति बीघा कितनी वर्मी कंपोस्ट खाद देने की आवश्यकता होती है? भाई सब्जी की फसल है तो उसके अंदर कितनी वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो देने की आवश्यकता रहती है, ये आपको बताना है। देखो सब्जीदार जो फसलें होती है उनके अंदर 6 से 8 क्विंटल खाद देने की आवश्यकता होती है, और 10 किलो फलों के पेड़ में, ठीक है, फलों के पेड़ में 3 से 4 क्विंटल अनाज के अंदर, अनाज के अंदर, और ये एक गमले के अंदर, गमले के अंदर। ठीक है, सबका देख लेना, सवाल इनमें से कहीं से भी आ सकता है। ऑप्शन बी, तो क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर 2 कर दोगे, 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर सवाल देखिए, प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में कितनी दूध नलिकाएं होती है? जो ग्रंथि सिस्टम होता है गाय भैंस के थन के अंदर, उसके अंदर दूध नलिकाएं जो आती है, ग्रंथि सिस्टम के अंदर जो दूध नलिकाएं आती है, जहां से जो दूध है वो धीरे धीरे आता है और ग्रंथि सिस्टम के अंदर वो भर जाता है। ठीक है, तो कितनी दूध नलिकाओं के माध्यम से दूध आता है, ये आपका सवाल है। सही उत्तर क्या करोगे? 12 से लेकर 50, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 12 से लेकर 50 तक जो है दूध नलिकाएं
हो सकती है संख्या के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करोगे, 3 कर दोगे, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, दूध दोहन, दूध है दोहन, दूध दोहन की कौन सी विधि थन में गांठ पड़ने की संभावना नहीं रहती है। ऐसी विधि जिसमें कोई संभावना नहीं होती है कि थन में गांठ पड़ेगी, ठीक है, ऐसी विधि आपको बताना है। यानी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, तो पूर्ण हस्त विधि हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ। यानी ऑप्शन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सरपंच अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब फेंके थे, ये बता दो। मान जाऊंगा जापान से। अच्छा चलो, स्वच्छ दूध का पीएच मान कितना होता है, स्वच्छ दूध का बताना, इस बार दूध का पीएच मान आपसे पूछा है, बताओ जरा। बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 कह रहे हो तो सही है। 6.4 से 6.7 पीएच होता है, स्वच्छ दूध का पीएच होता है। लेकिन आपसे कहे बकरी का, तो ध्यान रखना बकरी जो होती है, बकरी व थनैला रोग से ग्रसित पशु का पीएच कितना होगा, 7.4। बकरी का और थनैला रोग से ग्रसित अगर पशु है तो 7.4 उसका पीएच होगा। अन्यथा जो दूध होता है उसमें 6.4 से लेकर 6.7 क्या रहता है, पीएच मान रहता है जी, ठीक है। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। फिर देखिए जी, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जो है वो किसके द्वारा जारी करी गई थी। पशुपालन सांख्यिकी का मतलब दूध उत्पादन, दूध उत्पादन के बाद में ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, इन सब के उत्पादन को लेकर ये रिपोर्ट जारी होती है। और 2022 की ये रिपोर्ट किसने जारी करी थी, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। और बहुत अच्छा सवाल है, देखता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, पहले से जुड़े हैं, शुरू से क्लासें देख रहे हैं, या जिसने बाद में सारी क्लासें देख लिया, उसके लिए सवाल मुश्किल नहीं है, आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि मत्स्य पालन, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है कौन, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या करी थी, ये रिपोर्ट जारी करी थी कब, 15 मार्च 2023 को। ध्यान रखना ये रिपोर्ट कब आई थी, 15 मार्च 2023 को, ये भी याद रखना है। 15 मार्च 2023 को जो रिपोर्ट है वो जारी की गई थी पुरुषोत्तम रूपाला। ये क्या है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन क्या है, मंत्री है, ठीक है, डेयरी मंत्री, मत्स्य मंत्री। चलो आगे बढ़ो। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में दूध उत्पादन में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 के अंदर आपको बताना है कि वार्षिक वृद्धि जो है वो कितनी हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी हर साल निकलती है, तो हर साल के हिसाब से आपको बताना है। देखो उत्तर आप कह रहे हो ना कि सर 5.29, ये एक यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 5.29% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। और उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन पूछ लेगा, तो 221.00006 मिलियन टन, इतना दूध का क्या हुआ है जी, उत्पादन हुआ है। 221.006 मिलियन टन, ठीक है, ये 21-22 का उत्पादन है रिपोर्ट के अनुसार, ये भी ध्यान में रख लेना आप लोग। फिर सवाल देखो, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर इनमें से कौन सा राज्य है, इसी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है, ऑप्शन 1 करेंगे, किसी को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर।
बताइए, देख लिया सवाल, भारत में कुल दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। देखो राजस्थान प्रथम स्थान पर क्यों है, इसकी वजह इस सवाल में आपको मिल जाएगी। कुल दूध उत्पादन का राजस्थान जो है वो कितने प्रतिशत दूध उत्पादन करता है, ये सवाल है। भारत का जो कुल दूध उत्पादन होता है ना भाई, उसके अंदर 15.5% ये राजस्थान उत्पादन करता है। इसलिए राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पर है। पहले अपना यूपी प्रथम स्थान पर आया करता था, ठीक है, और यूपी जो है उसमें 14.23%, ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश चला गया ना आपका कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। फिर एमपी में, एमपी जो है उसमें 8 दशमलव कुछ प्रतिशत है, 26 है या 8.50 है, कुछ ऐसा करके ये आंकड़ा है, ये एमपी का है। और उसके बाद में गुजरात का है, ये 7 दशमलव वाला, ये गुजरात का है, गुजरात, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहां से सवाल बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो सवाल क्या पूछा है, बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये सवाल है आपका। बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। देखो घोड़ी का ब्याना फोलिंग होता है, ठीक है, घोड़ी ब्याना क्या है, फोलिंग है। ट्विच क्या है, ट्विच है घोड़ी को कंट्रोल करना, घोड़ी का नियंत्रण, नियंत्रण ट्विच है। और किडिंग क्या है, किडिंग किसको बोला जाता है, बकरी के ब्याने को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करेंगे, 3 कर देंगे, ऑप्शन 3, ये बकरी की किडिंग को बोलते हैं। रिफ्यूज गाय के गिराने को बोलते हैं, गाय को गिराना या गिराने को, ठीक है, गाय को गिराने को बोलते हैं रिफ्यूज, रिफ्यूज करना, ठीक है, रिफ्यूज करना। अगला सवाल देखो, भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। भेड़ का समागम जो होता है उसको क्या बोलते हैं। भैंस का जो, सॉरी, भेड़ का जो मेल वर्जन होता है, नर होता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ जरा। भेड़ा तो बोलते नहीं है, भेड़िया भी नहीं बोलते हैं, तो भेड़ का जो नर होता है, नर वर्जन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिखो जरा। लिखो जल्दी, भेड़ के समागम की क्रिया को। ऑप्शन 1 होगा भाई, टपिंग होगा। ऑप्शन 2, सॉरी, टपिंग। ऑप्शन 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्रीडिंग टाई कुत्ते का समागम होता है, ब्रीडिंग टाई जो है ये कुत्ते का समागम होता है। ब्रीडिंग टाई किसका होता है, कुत्ते का होता है। सर्विंग बकरी या भेड़ का होता है, बकरी या भेड़ का क्या होता है, सर्विंग होता है। और कपलिंग होता है सुअर का, सुअर का समागम होता है कपलिंग। ये भी ध्यान रखना, समागम के बारे में आपसे पूछ लेगा सवाल, ठीक है। समागम जो है, समागम प्रक्रिया मतलब बच्चे पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको समागम बोलते हैं। तो याद रखना, कुत्ते का समागम ब्रीडिंग टाई, टपिंग होता है भेड़ का, सर्विंग होता है बकरी का, कपलिंग होता है सुअर का, ठीक है। अगला सवाल आ गया, फटाफट देखो। गई भैंस वाटर में, अच्छा सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से जवाब दो। लालू भाई रुक जा यार, या नागमणि लिख के मानेगा। देखो सवाल का जवाब लिखो, उसके संदर्भ में आपको कोई जानकारी है तो वो आप लिखो, अन्यथा आप कुछ मत लिखो। बकरी में गर्भकाल जो होता है वो आपको बताना। अलग अलग जानवरों का गर्भकाल भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, तो गर्भकाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूछा किसका है, बकरी का पूछा है।
गाय का होता है कितना, 280 दिन। गाय का 280 दिन। भैंस का होता है 335 दिन। बकरी का होता है 155। बकरी का 155। 340 सर्वाधिक होता है घोड़ी का गर्भकाल। ठीक है, 340 सर्वाधिक होता है घोड़ी का गर्भकाल। 340 है तो सर्वाधिक ही मानते हैं हम। ठीक है, कभी कभी भैंस भी ले सकती है उतना ही टाइम, लेकिन देखा जाए तो घोड़ी का सर्वाधिक है। ठीक है, गर्भकाल समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सवाल बनेगा, ध्यान रखना। मैं एक दो को हटा देता हूं क्लास में से ताकि कोई जिस बच्चे ने कोर्स ले रखा है उसको तो ये टेस्ट सीरीज अलग से लेना नहीं है, क्योंकि फ्री है, निःशुल्क है। जिन बच्चों ने नहीं ले रखा उनके लिए 199 रुपए में पार्ट बी की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसको जरूर लगा लेना। ठीक है, मजा आ जाएगा, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी एक बार की, शानदार। तो 99 रुपए के अंदर आप दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ये वाले हेल्पलाइन नंबर है, इस पे पहले व्हाट्सएप मैसेज कर देना कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आपको कॉल आ जाएगा या रिप्लाई आ जाएगा या फिर फोन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से, आप कहाँ से क्लास देख रहे हो? आपने आज की इस क्लास में से 40 में से कितने सवाल सही किए हैं? ठीक है, 40 में से कितने सवाल सही किए हैं, और कौन कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्लास देख रहा है? ठीक है, ध्यान देना, जिस बच्चे ने कोर्स ले रखा है उसको तो ये टेस्ट सीरीज अलग से लेना नहीं है, क्योंकि फ्री है, निःशुल्क है। जिन बच्चों ने नहीं ले रखा उनके लिए 199 रुपए में पार्ट बी की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसको जरूर लगा लेना। ठीक है, मजा आ जाएगा, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी एक बार की, शानदार। तो 99 रुपए के अंदर आप दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ये वाले हेल्पलाइन नंबर है, इस पे पहले व्हाट्सएप मैसेज कर देना कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आपको कॉल आ जाएगा या रिप्लाई आ जाएगा या फिर फोन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से, आप कहाँ से क्लास देख रहे हो? जो बच्चे पूरा कोर्स लेना चाहते हैं 599 का पूरा कोर्स है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि आपने आज की इस क्लास में से 40 में से कितने सवाल सही किए हैं? ठीक है, 40 में से कितने सवाल सही किए हैं, और कौन कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्लास देख रहा है? ठीक है, गंगापुर सिटी से पूनम आंटी सोजा, अच्छा, वेरी वेरी नाइस क्लास, नाइस सेशन सर। कुमार भारती, थैंक यू। चलो बताओ जी, कौन कहां से देख रहा है और कितने सवाल सही किए हैं? कर्णपुरा से, चूरू से, रिची बन्ना, अच्छा, थैंक यू सर जी, थैंक यू। चूरू से हैं, लेकिन और कहीं से भी तो होंगे ना, सारे नहीं बता रहे क्या? जयपुर, सांगानेर से, राजसमंद से। ये क्लास तो आज 7:30 बजे शुरू हुई थी, वैसे 7:30 ही क्लास का टाइम है अपना। ठीक है ना, 7:30 ही क्लास का टाइम है, और कंटिन्यू क्लास हो रही है। 42वीं क्लास मैंने अभी ली है ये, और इससे पहले की सारी क्लासें दोहरा क्लासेस पर प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चूरू से मेरे 43 सही है सर, 43 सही है, बहुत बढ़िया। बिलाऊ मोसा जी, क्या नाम रखा है। भरतपुर से, यूपी से रोहित, भादरा से, झुनझुनवाला से, हनुमानगढ़ से, नीम का थाना से, अनूपगढ़ से, थैंक यू सर, थैंक यू दिव्या। हमने गिनती नहीं की, फिर भी कुछ आइडिया तो होगा ना कितने गलत हुए हैं। रोनिका दारी खट्टानी, डियर मुकेश कुमार, जयपुर झालावाड़, नाइस क्लास। पूनम शैन, ओके, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आगे नए सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कर देना, अपने स्टेटस पे लगा लेना। टेस्ट सीरीज के बारे में सबको बता देना कि दोहरा क्लासेस की टेस्ट सीरीज आ गई है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। कल होगी यस सर की क्लास, और सुबह मैथ की क्लास में जुड़ा करो भाई, मैथ की क्लास देख लिया करो, सुबह होती है 10:15 बजे से। आज अभी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मैथ के 15 सवाल कम से कम आएंगे और अच्छे आएंगे, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलो जी, सुपर डुपर क्लास, थैंक यू भाई।